नमस्कार, मैं हूं शिवम। मुलायम सिंह यादव आज अपने आखिरी सफर पर निकलेंगे। आज 3 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे देश भर से सभी बड़े नेता पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं और ये एक सूचक है कि नेताजी किस कद के नेता थे और क्यों उनको नेताजी कहा जाता था। एक लंबा सफर उन्होंने तय किया राजनीति में। लगभग 55 साल तक वो सक्रिय राजनीति में रहे। छोटी सी उम्र से उन्होंने राजनीति शुरू की और उससे पहले उन्होंने जिंदगी के जो सबक सीखे पूरी राजनीतिक करियर में, वो सबक उनके काम आए। सैफई में आज जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं और ये बड़ा दुर्लभ होता है जब किसी नेता के आखिरी सफर पर न सिर्फ बड़े लोग, न सिर्फ सियासी हस्तियां, बल्कि आम लोग भी उसी पैमाने पर शरीक होते हैं। बड़ा दुर्लभ होता है जब कोई नेता वहीं पर अपनी यात्रा समाप्त करे जहां से उसने यात्रा शुरू की। बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलेंगे राजनीति में जब किसी बड़े नेता ने अपना शरीर त्यागा हो और आखिरी समय पर वो उसी जगह पर गया हो जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। सैफई को नेताजी ने जो बनाया, जो दिया, उसको सैफई वाले और सैफई कभी भूल नहीं सकता। बहुत पिछड़ा इलाका था, लेकिन नेताजी के उरूज पे जाने के बाद सैफई में बहुत कुछ बदला है। लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव का चले जाना कितनी बड़ी क्षति है इस देश की राजनीति के लिए, कितनी बड़ी क्षति है समाजवादी आंदोलन के लिए। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसके उत्तर तलाशने की कोशिश लगातार हो रही है और लोग अपने अपने तरीके से नेताजी से जुड़ी हुई कहानियां, नेताजी से जुड़ी हुई वाकये बता रहे हैं। के न्यूज़ इंडिया लगातार कवर कर रहा है। कल से जब सुबह खबर मिली कि नेताजी अब नहीं रहे, मेदांता अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली सुबह करीब 8 बजे के आसपास। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को सैफई लाया गया। अमूमन बहुत सारे नेता जब दिवंगत होते हैं तो उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव नहीं लाया जाता और नेताजी के साथ ऐसा नहीं था। नेताजी हमेशा सैफई से जुड़े रहे, हमेशा सैफई से प्रेम करते रहे, सैफई वालों से प्रेम करते रहे और वो ये समझते रहे कि जड़ों की कितनी जिम्मेदारी होती है और जड़ों के प्रति कितनी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कभी अपनी जड़ें नहीं छोड़ी और यही उनकी मजबूती का एक बहुत बड़ा कारण था। एक वटवृक्ष सरीखे उनका कद था और आज जब वो नहीं हैं तो बहुत सारे लोगों के जहन में अपनी अपनी कहानियां हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से उसको परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। पत्रकारों की एक अलग कहानी है, उनके साथ नेता जो काम करते थे उनकी अलग कहानी है, समाजवादी आंदोलन से जुड़े लोगों की अलग कहानी है, वहां के जो लोग हैं, सैफई के जो लोग हैं, उनकी अलग कहानी है। नेताजी मुलायम सिंह के अंतिम दर्शनों के लिए न सिर्फ सैफई और सैफई के आसपास के जिलों के लोग पहुंच रहे हैं, बल्कि पूरे देश भर से लोग पहुंचे हुए हैं और बताया जा रहा है कि उनकी अंतिम यात्रा में 50,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। सैफई मेला ग्राउंड में उनकी पार्थिव शरीर को रखा गया है अंतिम दर्शनों के लिए। ये तस्वीरें वहीं की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, तमाम नेता, तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के, सभी नेताजी के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। और सैफई उनके फलक पर जाने के बाद हमेशा चर्चाओं में रहा। ये सैफई एक ज़माने में, और वो पूरा इलाका एक ज़माने में बहुत पिछड़े इलाकों में गिना जाता था, लेकिन नेताजी ने अपने कद की बदौलत, अपने बदौलत उस पूरे इलाके को एक नया आसमान दिया, विकास की नई रफ्तार वहां पर उन्होंने दी। और इसी का कारण है कि उस पूरे इलाके में नेताजी का सम्मान बहुत ज्यादा है। और जब कल खबर मिली कि नेताजी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो एक भी ऐसा शख्स नहीं था जो मायूस ना था, जो निराश ना था। ये वो मंच और ये सामने नेताजी का शव, उनकी पार्थिव देह, हजारों लाखों लोग
उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं परिवार के प्रति जो शोक संतप्त है। ये यात्रा अब रुक गई है हमेशा के लिए। अब नेताजी दोबारा सैफई नहीं आएंगे, इस मेला ग्राउंड में भी नहीं आएंगे जहां वो अक्सर आया करते थे होली के वक्त में या किसी त्योहार के वक्त में। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो किसी खास दिन सैफई गए हो, हमेशा वो सैफई में ही रहे। अगर उनका शरीर ना रहा हो तो उनकी आत्मा सैफई में रही, सैफई वालों के साथ रही। उन्होंने कभी बिरादरी का भेद नहीं किया, कभी किसी धर्म का भेद नहीं किया, और ये उनकी एक खासियत थी, इसीलिए उनको इतना लोग मानते थे। ये धर्मेंद्र यादव की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और न सिर्फ धर्मेंद्र यादव बल्कि एक पूरी पीढ़ी जो सैफई परिवार, नेताजी के परिवार से जुड़ी हुई है, उसको नेताजी ने एक नया आसमान दिया है, नए रास्ते दिए हैं। और इन लोगों के प्रति जो अब निराश हैं, मायूस हैं, हताश हैं उनके जाने के बाद, ऐसा लग रहा है कि एक जो छाया था उनके ऊपर, जो उनके साथ चलने वाला साया था, वो हमेशा के लिए उनसे जुदा हो गया। तो इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी छोड़ कर गए हैं वो। इनके हाथों में वो ध्वजा है जिसको लेके उन्होंने लोहिया और जनेश्वर मिश्र जैसे दिग्गजों की बात को आगे बढ़ाया, उनके विचारों को आगे बढ़ाया। सैफई से हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, सैफई मेला ग्राउंड से ये लाइव तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और उनके अंतिम दर्शनों के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं उनके बारे में भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। और ये बहुत भावुक क्षण है उस पूरे इलाके के लिए, पूरे देश के लिए और पूरे प्रदेश के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं या उसके प्रति उनका समर्पण है। ये बहुत भावुक क्षण है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने 80-70 के दशक में अपने करियर की शुरुआत की, नेताजी के साथ उन्होंने कदम से कदम मिलाकर इस यात्रा को आगे बढ़ाया। ये यूं ही नहीं है कि नेताजी को धरती पुत्र, नेताजी को नेताजी का तमगा दिया जाता था। मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व की जो खूबियां हैं उनको अगर आप एक एक करके, चुन चुन करके अगर उन पर बात करेंगे तो एक बहुत लंबा आपको वक्त गुजारना पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो ज़मीन से उठा, जिसके पास कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पिछड़े इलाके से आता है, किसान परिवार से आता है, वो व्यक्ति अगर इस फलक पर पहुंचा और राजनीति को एक अलग तरीके से उस व्यक्ति ने परिभाषित किया, वो चाहे पिछड़ों की राजनीति हो जो हमेशा हाशिए पर रहे, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया, वो अपने आप में अनूठा है, अद्भुत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एस हनुमंतराव साहब जुड़े हैं, उनसे हम समझेंगे। स्वागत है आपका राव साहब। ये आखिरी यात्रा है सैफई से, हम लाइव तस्वीरें देख रहे हैं नेताजी की, और कल भी मैं आपसे फ़ोन लाइन से आपके साथ बात हुई थी। ये बहुत भावुक क्षण है। मैं देख रहा हूं कि पूरे देश भर से तमाम बड़े लोग पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री प्रियंका गांधी भी पहुंच रही हैं, राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं कि सैफई से मैं कल एक सीनियर जर्नलिस्ट को सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि नेताजी में अलग ये था कि उन्होंने कभी अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। बहुत सारे दिग्गज लोग गए इस दुनिया से, लेकिन वो अपने गांव, अपने वतन वापस नहीं लौटे। लेकिन नेताजी के साथ ये था कि सैफई के साथ उनका जो लगाव था वो कभी खत्म नहीं हुआ, और ये शायद उनके अंदर एक अलग बात थी। सर अनम्यूट कर लीजिए आप। दोबारा से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करिए, ये शायद नेटवर्क की परेशानी की वजह से है। ये वाकई में बहुत दिलचस्प है, जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ, और जब जुड़ेंगे एस हनुमंतराव साहब तो उनसे हम पूछेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर जुड़े हुए हैं, वो सैफई पहुँचे हुए हैं, लेकिन उनसे फ़ोन लाइन से ही हमें बात करनी पड़ रही है, कुछ वहाँ पे भी नेटवर्क का इशू आ रहा है। शबी, किस तरह का माहौल है? कल आप लखनऊ में थे, आपने लखनऊ को देखा, आज आप सैफई में हैं, उस जगह में जहाँ से नेताजी को बहुत लगाव था और जिस जगह को नेताजी से बहुत लगाव था। क्या आप किस तरह से देख रहे हैं सैफई को? नेताजी अब वहाँ नहीं है तब।
शिवम, आपसे थोड़ी देर पहले जो आप कह रहे थे, ये वही नुमाइश ग्राउंड है, ये वही किसान बाजार है, ये वही पंडाल है जहाँ पर महफिलें सजती थी। लेकिन आज मजलिस है, आज मातम का माहौल है। जगह वही है, लेकिन अब नेताजी दोबारा जो है उस जगह पर कदम नहीं रखेंगे, जैसा आप बता रहे थे, जैसा आप कह रहे थे। इस समय जो लाखों तादाद में लोग यहाँ पर हैं, दलीय परंपराओं से उठकर लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले असीम अरुण जो समाज कल्याण मंत्री हैं योगी सरकार में, वो बाकायदा आए, उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी और अखिलेश यादव के साथ वो उन्होंने मंच साझा किया, बैठे 2 मिनट बात की, उनको सद्भावना दी, उनको ढाढ़स बताया और फिर उसके बाद चले गए। उसी तरह से जैसे रीता बहुगुणा जोशी आई थी, तमाम सारे ऐसे नेता हैं जिनको मैं पहचान पा रहा हूँ, तमाम सारे ऐसे नेता हैं जिनको मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। एक तांता सा लगा हुआ है, हर किसी की यही कोशिश शिवम इस वक्त ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो एक बार अपने नेता के, अपने पैरोकार के, अपने लीडर के, अपने खैरख्वाह के, अपने उस व्यक्ति के जिसने जो है वो जंगल में मंगल किया, क्योंकि सैफई सुदूर ग्रामीण इलाका जिसे डेंस हम कह सकते हैं, इस जंगलों के बीच में बसा हुआ गांव, वहां पर विकास की गंगा बहाई, उस पूरे क्षेत्र को जो है वो शिक्षा से जोड़ा, रोजगार से जोड़ने का काम किया, अच्छी जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर जो है वो संचालित की, डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज अच्छे जो है वो यहाँ पर खुले। तो निश्चित तौर के ऊपर एक मसीहा के तौर पर ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा इलाका, ये यहाँ के लोग जो है मुलायम सिंह यादव को याद कर रहे हैं। और उनके कहते नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति के पार्टी, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अगर आपको अंदाजा लगाना है तो उसकी अंतिम यात्रा में जाकर जो है वो, जब वो मर जाए, जब वो दुनिया में न रहे, तब उस व्यक्ति के साथ का अंदाजा लगता है। हर व्यक्ति यहाँ पर जो मौजूद है तो स्वयं को मुलायम सिंह यादव से कनेक्ट कर पा रहा है। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई ऐसा किस्सा है, कोई ना कोई ऐसी कहानी है, कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट है, कोई ना कोई ऐसा एपिसोड है जो उसने नेताजी के साथ जो है वो गुजारा है, व्यतीत किया है। मैं देख पा रहा हूँ सामने मंच पर शिवम लंबी लाइन है और अब जो है वो समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो लोग श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं उनका समय जो है वो कम हो रहा है। यानी कि बस अब सिर्फ जो है पार्थिव शरीर के पास खड़े होने भर का जो है वो उनको समय दिया जा रहा है। और बहुत जल्दी यहाँ पर जो है वो जो चीजें हैं वो जैसे फूल हैं, पुष्प हैं और जो बुके लेकर लोग आ रहे हैं, वो सब बहुत जल्दी जो है वो हटाए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर के ऊपर सामने अखिलेश यादव बिल्कुल मंच के दाहिनी तरफ जो है वो बैठे हुए हैं। उनके ठीक पास जो है राम गोपाल यादव हैं और उनको ठीक बगल में जो है शिवपाल यादव हैं और शिवपाल यादव के ठीक पीछे ओम प्रकाश सिंह है। तो कह सकते हैं प्रतीक यादव भी यहीं पर हैं। अखिलेश यादव के बाईं तरफ जो है वो प्रतीक यादव बैठे हैं। तो जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, मुलायम सिंह यादव के साथ जिन लोगों ने काम किया है वो लोग हैं। मुलायम सिंह के परिवार के जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो लोग भी जो है मंच पर उनको बाईं तरफ जो है वो जगह दी गई है। और एक लंबी कतार है शिवम, हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि उसकी जो है वो आंसू बहाती हुई दिखाई दे रही है। धुंध है, थोड़ी बिजली हो रही है, पानी बरस रहा है, हल्का हल्का सा सूरज नहीं निकला है और एक अजीब सा गमगीन माहौल जो वातावरण है वो इस माहौल को और ज्यादा जो है वो गमगीन जो है वो बना रहा है। इस वक्त जो मंच है, मंच पर सुरक्षा जो कर्मी है उनकी तादाद जो है वो बढ़ गई है और सामने से जो है वो उसको कवर किया जा रहा है। तो निश्चित तौर के ऊपर ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा वीआईपी नेता जो है वो नेताजी के दर्शन करने के लिए आने वाला है या तो आ चुका है। तो निश्चित तौर पर फिलहाल लंबी लाइन है, लोग जो है वो अपने नेता श्रद्धांजलि देना चाह रहे हैं, दे रहे हैं। और सामने जो पंडाल में अपार जन समूह है वो नारे लगा रहा है और नारा सिर्फ आज एक ही लग रहा है, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। निश्चित तौर से मरने के बाद की अगर आपको देखना है कि जो नारे लगे थे
जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, मन से जो है मुलायम है लेकिन इरादे लोहा है। तो निश्चित तौर पर देखिए नारे जो हैं, ये जो उक्तियां हैं, जो पंक्तियां हैं, ये निश्चित तौर पर शबी शबी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंच रहे हैं, ऐसी खबर है क्या? देखिए बिल्कुल ऐसी खबर है, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए थे तो पट्टी से यहाँ पर हवाई पट्टी है, और उस हवाई पट्टी से सैफई का जो रास्ता है जहाँ पर पार्टी शरीर रखा गया है, उसकी दूरी 12 किलोमीटर है। लेकिन वो 12 किलोमीटर अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर रोड क्लियर नहीं हुआ तो फिर सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार है। अच्छा। तो जहाँ पर जगह मिली है उसने अपना वाहन वहाँ पर खड़ा किया हुआ है। अगर कोई वीआईपी पहुंचेगा, वीआईपी आएगा, तब राहुल गांधी प्रधानमंत्री या इस तरीके का कोई व्यक्ति यहाँ पर पहुंचेगा तो निश्चित तौर के ऊपर उसको पहुंचने में हवाई पट्टी से यहाँ पर 1 घंटे का समय जो है वो लगेगा। अच्छा, तो अच्छा। आने वाले जितने भी रास्ते हैं वो सब ब्लॉक हो चुके हैं, वो सब पूरी तरीके से जो है वो भरे हुए हैं, क्योंकि पानी भी बरस रहा है हल्का हल्का, इस वजह से थोड़ा सा जो है वो सड़क की गीली है और पिस्टन भरी जो है वो सड़क है। तो निश्चित तौर के ऊपर अगर आप बहुत तेज चलकर आना चाहें, बहुत तेज चलना चाहें, तो आप बहुत तेज चल भी नहीं सकते, आपको संभल कर चलना होगा। और बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल शबी, आप नज़र बनाए रखिए और कोशिश करिए अगर संभव हो तो हम आप के ज़रिए कुछ वहाँ की लाइव तस्वीरें देख पाएँ, अगर संभव हो तो हम कोशिश करेंगे। आप नज़र बनाए रखिए, हम आपके पास फिर आते हैं थोड़ी देर में। हमारे साथ एस हनुमंत राव साहब एक बार फिर से जुड़ गए हैं, कुछ नेटवर्क का इशू है शायद। राव साहब, आवाज़ आ रही है आप तक? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, एक चीज़ मैंने पिछली बार भी सवाल जो आपसे पूछा था, कल भी आप हमारे साथ जुड़े थे, सैफई में अभी हमारे जो सहयोगी हैं शबी, वो जो हैं वहाँ पर, और वो बता रहे थे कि बहुत गम का माहौल है, और वो तो जाहिर सी बात है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सैफई कभी छूटा नहीं। मैं बहुत सारे नेता हैं जो राष्ट्रीय फलक पर चमके, लेकिन उनसे उनकी जड़ें कट गई धीरे धीरे। बहुत कम नेता हैं, चुनिंदा नेता हैं जो अपनी जड़ों से जुड़े रहे। लेकिन देखिए आप, नेताजी आखिरी समय तक, उनका जो आखिरी यात्रा है वो भी सैफई में ही उनका वो खत्म हो रही है, वो समाप्त हो रही है। वो अध्याय जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हो रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुलायम सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो धरती पुत्र है, उनको उपाधि दी गई धरती पुत्र की। तो यकीनन जो आदमी अपनी धरती से जुड़ा हो, और उनकी धरती सफाई थी, तो सफाई से उनका जुड़ाव जिसको कहते हैं कि आत्मा और शरीर का था। उनका शरीर वहां जन्मा, आज उनका शरीर वही पंचतत्व में विलीन हो रहा है सफाई में। तो उनका सफाई से जुड़ाव जो है वो आत्मा और शरीर का था। और इसको बखूबी इसलिए भी समझा जा सकता है कि मुलायम सिंह बिल्कुल ग्रास रूट के नेता रहे हैं। और ग्रास रूट का कोई भी नेता होता है, वो कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाए, वो कभी अपनी जड़ों को नहीं भूलता है और हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। यही मुलायम सिंह की खासियत थी। इसीलिए वो जहां भी जाते थे कार्यकर्ताओं को नाम लेकर के बुलाते थे, पूछते थे हालचाल, परिवार के बारे में पूछते थे। तो वो बहुत जिसको कहते हैं कि बिल्कुल आम आदमी से जुड़े हुए एक ऐसे नेता थे जिनके बारे में कहा जा सकता है कि कभी भी पद या प्रतिष्ठा या जो भी उन्हें राजनीतिक रसूख मिला जीवन में, उसको लेकर के कभी वो भ्रम की स्थिति में नहीं रहे। उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कैरी किया, और ये सिर्फ इसी वजह से कि वो अपनी धरती से जुड़े हुए। जी, ये एक और अभी जब मैं बात कर रहा था शबी से, तो वो ये कह रहे थे कि उनकी राजनीति के अंत के बाद एक नई चुनौती समाजवादी आंदोलन को आगे ले जाने की, उस विचारधारा को आगे ले जाने की, पिछड़ों की राजनीति को आगे ले जाने की बदली परिस्थितियों में, ये सारी जिम्मेदारी उनके बेटे जिस पार्टी को आजकल चला रहे हैं उनके ऊपर है, उनके कंधों पे है। आज 3 बजे के बाद जब उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा तो अखिलेश यादव के लिए एक नई तरह की चुनौती खड़ी हो जाएगी। क्या किस तरह की आप देख रहे हैं कि नेताजी भले ही अब उतने सक्रिय नहीं थे, लेकिन एक संरक्षण था, एक साया था, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह वो काम कर रहे थे। अब इस आंदोलन को, पिछड़ों की राजनीति को किस तरह से आप देख रहे हैं कि आगे ये क्या करवट लेगी? किस तरह से आप इसका भविष्य किस तरह का देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जब तक पिता का साया होता है बेटा बड़ा नहीं होता है।
बेटा छोटा ही रहता है। और आज दुर्भाग्यवश हम सबके प्रिय नेताजी और अखिलेश यादव जी के पिता मुलायम सिंह जी अब नहीं रहे हम लोग के बीच। तो अब ये अखिलेश जी के लिए बड़े होने का वक्त आ गया है, जब पिता का साया, पिता का जो एक छाया होती है, वो जब नहीं होती है तो वो एक नई तरह की मेच्योरिटी लाती है, एक नई तरह की परिपक्वता लाती है, नई तरह की जिम्मेदारी लाती है। क्योंकि जब तक पिता का साया होता है, पुत्र हमेशा सोचता है कि कहीं कोई दिक्कत आई तो पिता संभाल ले। लेकिन जब वो इस परिस्थिति से दो चार होता है, इस यथार्थ से दो चार होता है कि नहीं, अब मेरे ऊपर मेरे पिता का साया नहीं है, तो वो एक नई परिपक्वता लाता है जी। और मुझे लगता है कि जिस आप समाजवादी विचारधारा की बात कर रहे हैं, जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं, पिछड़ों के जिस हक की बात कर रहे हैं, दलितों और शोषितों के हक की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के हक की बात कर रहे हैं, जिसको मुलायम सिंह यादव ने निरंतर अपने जीवन भर इन मूल्यों को लेकर के, इन मुद्दों को लेकर के संघर्ष किया। आज अखिलेश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो बड़ा बन के दिखाएं, उस रास्ते पे चले और ज्यादा परिपक्वता के साथ में इस संघर्ष में वो अपने पिता से भी 4 कदम आगे निकलें। ये एक अपेक्षा है उनसे और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव युवा नेता हैं। एक लंबा समय उन्होंने अपने पिता की को एक राजनीतिज्ञ के रूप में देखा है, घर में उनके राजनीति रही है। तो मुझे लगता है कि वह इस समाजवादी आंदोलन का एक नया और युवा चेहरा होंगे जो समय के साथ परिपक्व होगा और सबको अगर वो साथ लेकर के चलते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा संशय नहीं है कि वो देश के अगली पीढ़ी के एक बड़े समाजवादी नेता के रूप में जो है उभरे। देखिए, डॉक्टर लोहिया के बाद में हमने बहुत सारे लोगों को देखा, जनेश्वर मिश्र रहे, मधु लीमियर रहे, दंडवते जी रहे, मधु दंडवते जी रहे, तमाम हमने बड़े नामों को देखा। उसी कड़ी में मुलायम सिंह भी एक बहुत बड़ा नाम था समाजवादी आंदोलन के। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये विचारधारा आगे बढ़ती रहती है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अखिलेश यादव निश्चित रूप से इस विचारधारा के अगली पीढ़ी के नायक होंगे और ज्यादा परिपक्वता के साथ इस आंदोलन को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये आप सही कह रहे हैं। और ये एक चीज़ और भी है, लगभग 7 दशक 67 से लेके और 2022 तक उन्होंने जो अपना एक राजनीतिक जीवन जिया, उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले किए जिन फैसलों की वजह से वो मुलायम सिंह यादव से नेताजी की उनको पदवी मिली। और उन फैसलों पर आप उसके समर्थन में हो सकते हैं, उसके समर्थन में नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन फैसलों ने बहुत कुछ बदला है उनके लिए भी और उनकी पार्टी के लिए भी, उनकी विचारधारा के लिए भी। लेकिन अगर आज की परिस्थिति में आप देखें तो अखिलेश यादव के जो फैसले हैं उस पर प्रश्न उठता है। मैं ये कंपेयर इसलिए करने की कोशिश कर रहा हूं, जैसा कि आपने भी कहा कि बहुत जिम्मेदारी है उनके ऊपर। अब अगर फैसलों की बात करें तो लोक दल में शामिल होने का फैसला नेताजी का, मैं कुछ 7-8 फैसले पढ़ रहा था जिसमें एक उनका फैसला था लोक दल में शामिल होने का। अखिलेश यादव ने भी कुछ इस तरह के फैसले किए, लेकिन वो उतने अच्छे नहीं रहे, उतना कामयाब नहीं रहे। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुलायम सिंह जी बहुत जमीनी स्तर से राजनीति को जानते थे और जो भी उनके राजनीतिक फैसले होते थे वो बड़े जिसको कहते हैं कि बहुत सोच समझ करके वो फैसले लेते थे और राजनीतिक दूरदर्शिता उनमें बहुत ज्यादा थी। और जैसा लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह जी राजनीति के धोबी पाट के माहिर खिलाड़ी रहे हैं, यानी कि जब जो राजनीतिक आवश्यकता हुई उसको वो आत्मसात करते थे और जब आवश्यकता नहीं होती थी तो अपने विरोधियों को जो है वो चारों खाने चित भी करते थे। तो देखिए, यही राजनीतिक कौशल होता है जब आप किसी विचारधारा को लेके आगे बढ़ रहे हैं, किसी समाज के कुछ ऐसे वर्गों को लेके आगे बढ़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं से सत्ता से दूर है, सत्ता में भागीदारी नहीं है और उनके लिए आप न्याय, सामाजिक न्याय का संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको राजनीतिक कौशल भी आना आपके पास बहुत जरूरी है। और इसी राजनीतिक कौशल के तहत वो 1967 में जब वो पहली बार विधानसभा में प्रवेश किए, उसके बाद से उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग तरीकों से अपनी स्थिति को लगातार मजबूत किया। क्रांति रथ लेकर के वो पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे और उससे उन्हें बहुत राजनीतिक लाभ मिला। उसके बाद जब 89 में जब उनको मुख्यमंत्री बनना था
तो उस समय अजीत सिंह का जो धड़ा था लोकदल में, वो बहुत मजबूत था, और उनको राजनीतिक रूप से जो है पटकनी देना, ये मुलायम सिंह की बहुत बड़ा राजनीतिक कौशल कहा जाएगा। उस समय सत्यपाल सिंह यादव हुआ करते थे, विधानमंडल दल के नेता हुआ करते थे, नेता विरोधी दल, उनको पटकनी दे करके वो मुख्यमंत्री पद के जो चुनाव हुए, मतलब जो इंटरनल विधायकों की पसंद हुई, उसमें वो अजीत सिंह से ज्यादा मत पा करके जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो हर जगह उन्होंने राजनीतिक कौशल का परिचय दिया। वहां पर जनमोर्चा को उन्होंने जोड़ा, फिर वीपी सिंह से उनकी नाराजगी हुई, लेकिन समय समय पे उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल का इस्तेमाल करके अपने आप को मजबूत किया, समाजवादी आंदोलन को उत्तर प्रदेश में मजबूत किया, पिछड़ों को उन्होंने सत्ता में भागीदारी दिलाई, और ये भागीदारी लंबे समय तक बनी रही। इसके लिए उन्होंने काशीराम से भी के साथ भी जो है समझौता किया, दोनों मिल के साथ चुनाव लड़े, भाजपा की लहर को रोकने में वो कामयाब रहे 93 में। तो ये देखिए, ये सारा कौशल, एक नारा जो आपने सुना होगा कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो इस नारे के साथ उतरना कितना बड़ा जोखिम था तब जब भाजपा अपने ज्वार पर थी, लेकिन उन्होंने बड़े कौशल के साथ सामाजिक ध्रुवीकरण करके, जो आजकल हम कहते हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है, तो वो उन्होंने एक तरह का सामाजिक ध्रुवीकरण किया, सामाजिक न्याय के पक्ष में किया, और उससे उन्होंने एक बहुत बड़ी लहर को रोक दी। तो ये एक सामान्य राजनीतिक कौशल नहीं है, ये बहुत बड़ा राजनीतिक कौशल है, और समय समय पर मुलायम सिंह यादव इस राजनीतिक कौशल को दिखाते रहे, और वो अपने विरोधियों को चारे खाने चित करते रहे। जहां तक अखिलेश यादव की आपने बात की, अखिलेश यादव का राजनीतिक सफर अभी उतना लंबा नहीं है। अभी वो धीरे धीरे परिपक्व होंगे, भविष्य के नेता हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 5 साल। लेकिन मुझे भी लगता है कि वो अपने पिता की विरासत को जब संभालेंगे और अपने पिता के बारे में और उनके राजनीतिक कृत्यों के बारे में जब ज्यादा गहन अध्ययन करेंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के जो दांव हैं, उनके पिताजी ने बखूबी चले, उनको दोहराया कैसे जाए, और इस राजनीतिक विरासत का लाभ उनको अवश्य मिलेगा। लेकिन उन्हें इसके लिए अपने आप को मुलायम सिंह के रास्ते पर समर्पित करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बात ठीक है कि ये समय इस बात का नहीं है कि हम चुनौतियों पर चर्चा करें, लेकिन ये ज़रूरी भी है क्योंकि पिछले कुछ वक्त से लगातार इस बात पर बहस हो रही है, लोग अपने अपने तरीके से इसको एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़मीन मुलायम सिंह यादव ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में बनाई, जैसा कि आपने सामाजिक ध्रुवीकरण की बात की और उसमें वो माहिर माने जाते थे। किसी भी पार्टी के साथ उनका जो रिश्ता था वो ऐसा था कि उसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल था, चाहे वो कांग्रेस के साथ हो चाहे वो बसपा के साथ हो। वो बात अलग है कि बसपा के साथ उनकी बाद में दूरियां काफ़ी बढ़ गईं। लेकिन जो मेरा आज का सवाल है कि आज की जो परिस्थिति आप देखते हैं, ये बड़ी आशा थी कि 24 के चुनाव तक नेताजी उस तरह से बने रहें, लेकिन अब वो नहीं रहे। तो जो ज़मीन उन्होंने तैयार की उसको बचा पाना और वो कैसे बचेगी, वो सामाजिक जो उन्होंने एक गठजोड़ तैयार किया था उसकी आप क्या स्थिति देख रहे हैं? क्या वो सब छिन्न भिन्न होने की कगार पे है या फिर उसको समेटने के लिए अब नए सिरे से चीज़ें करने की आवश्यकता है? उस तरह की राजनीति अब आप होते हुए देख रहे हैं या सब कुछ बदल गया है? शिवम, ये राजनीतिक नैरेटिव सेट करने की बात होती है। जो शब्द मैंने सामाजिक ध्रुवीकरण का प्रयोग किया, दरअसल मुलायम सिंह ने वो सामाजिक ध्रुवीकरण क्यों किया? उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए किया। देखिए, उसके पीछे का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट था, बहुत साफ था कि जो पिछड़े और दलित को हिस्सेदारी नहीं मिली है सरकार में, शासन में, उनको वो हिस्सेदारी दिलाया जाए। तो ये एक सामाजिक न्याय की लड़ाई थी, और इस सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए वो उस सामाजिक ध्रुवीकरण के अगुवा बने। उद्देश्य उसके पीछे बिल्कुल स्पष्ट था कि वंचितों और शोषितों को सत्ता में भागीदारी दिलाई। तो उस साफ उद्देश्य के साथ में वो उतरे और वो सफल। और देखिए, अभी भी हम देखें
तो भारत में पिछड़ों की स्थिति तो थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी दलित और वंचित वर्ग की स्थिति जो है वो अभी भी बहुत पीछे है। तो मुझे ये लगता है कि जो भी राजनीतिक व्यक्तित्व लोग जो शीर्ष के राजनीतिक व्यक्ति हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, उस पे वो किस प्रकार के नैरेटिव को गढ़ने में कामयाब होते हैं। अब कांग्रेस भी एक नैरेटिव गढ़ रही है कि देश में जिस प्रकार नफरत और हिंसा का वातावरण बना है, उसके खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ने की तैयारी में है और उसके लिए एक बड़ी यात्रा निकाल रही है। तो एक नया नैरेटिव सेट हो रहा है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव किस तरह का एक नया नैरेटिव सेट करेंगे, किन बातों को और किन वादों को लेकर नया नैरेटिव सेट करेंगे। देखिए, अगर वो सिर्फ लोगों को इसलिए जोड़ते हैं कि उन्हें जो उनके सहयोगी हैं वो सत्ता की मलाई खाने के लिए उनके साथ आए और मलाई ना मिलने पे वो वापस फिर उस जगह पे जाएं जहां मलाई मिल रही है, तो फिर अखिलेश यादव के लिए कामयाबी का सफर तय करना मुश्किल हो जाएगा। उनको ऐसे लोग साथ लाने की जरूरत है जिनके उद्देश्य बहुत पवित्र हों और जो वाकई में संघर्ष करना चाहते हैं, जो सत्ता के लिए संघर्ष नहीं करें बल्कि सामाजिक न्याय और समाज में बदलाव लाने के लिए संघर्ष करें। ऐसे लोगों को लेकर के अखिलेश यादव को आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें उन्हें ज्यादा जजमेंटल होना पड़ेगा और मुझे लगता है कि इस गुण को उन्हें अपने पिता से सीखना पड़ेगा कि कब हमें राजनीति में किसको जोड़ना है और कैसे जोड़ना है। ये मुलायम सिंह यादव बहुत खूबी से करते थे और कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में हमने देखा कि अखिलेश यादव इस गठजोड़ की राजनीति में उन्होंने गठजोड़ किया तो, लेकिन वो गठजोड़ किन मूल्यों पे आधारित था इसको वो अपने सहयोगियों और साथियों को बताने में असफल रहे। लिहाजा वो गठजोड़ जो है उसमें आपने दरारें देखी, चाहे उनके चाचा शिवपाल यादव रहे हों या सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर रहे हों, वो छिटके। तो क्यों छिटके, इसका चिंतन अखिलेश यादव को करना होगा कि क्या वो सिर्फ सत्ता में हिस्सेदारी के लिए आना चाहते थे या वाकई में वो एक दूरगामी राजनीति कर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया परिवर्तन करना चाहते थे। तो ये सहयोगियों को लेने के समय इन बातों का अखिलेश यादव को बहुत ध्यान रखना होगा। दो बातें सदैव उनके पिता ने जो है ध्यान रखा। दो बातें आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही, एक तो पॉलिटिकल नैरेटिव की और दूसरा आपने जो शिवपाल यादव का जिक्र किया। इन दोनों पे ही मैं आपसे एक एक प्रश्न है मेरा। एक तो शिवपाल यादव के संदर्भ में, क्योंकि मैं पिछले 8 दिनों से, जो मैं कल भी सवाल मैंने कई पैनलिस्ट से पूछा, 8 दिनों से मैं देख रहा हूं कि शिवपाल यादव और उनका परिवार लगातार नेताजी के साथ मेदांता में था और अक्सर जो तस्वीरें आई उसमें बहुत भावुक नजर आए। कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई जिसमें चाचा भतीजे एक ही साथ बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। मैं ये समझ सकता हूं कि इस वक्त चूंकि मौका है तो जाहिर सी बात है कि उनका साथ है, लेकिन शिवपाल यादव को लेकर बहुत कुछ कहा गया है और नेताजी ने वो बैलेंस बनाने की कोशिश की भाई और बेटे में। अब जब वो नहीं है तो इस बैलेंस को आप किस तरह से देखते हैं और इसमें किसको अपना दिल बड़ा करना चाहिए या फिर यथास्थिति वाली स्थिति ठीक है? एक तो वो, और दूसरा जो जिस पर बहुत विवाद होता है नैरेटिव की बात, वो एक अयोध्या से जुड़ा हुआ प्रश्न है। वो आज उस पर पूछना चाहिए नहीं, ये एक है, लेकिन मैं जानता हूं कि उससे उसका जो 92 के बाद का जो एक नैरेटिव था जो नेताजी ने गढ़ा जब पार्टी बनाई, वो उसने काफी कुछ बदला था उत्तर प्रदेश की राजनीति में। उसका अगर आप थोड़ा सा जिक्र करना चाहें, उसको आप किस तरह से देखते हैं? बात है और अखिलेश यादव की बात है। आपने कहा कि किसको दिल बड़ा करना चाहिए। देखिए, दिल दोनों को बड़ा करना चाहिए। जहां तक परिवार की बात है, अगर एक पारिवारिक इकाई के रूप में देखें तो शिवपाल मुलायम सिंह जी के बाद अब शिवपाल यादव एक तरह से परिवार में मुखिया है, बड़े ही हैं अखिलेश यादव से। देखिए, व्यक्तिगत रूप से कभी कोई नाराजगी हो सकती है, राजनीतिक रूप से कोई नाराजगी हो सकती है, लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा नाजुक रिश्ता है जो खून का रिश्ता है और मुझे लगता है कि दोनों को दिल बड़ा करना होगा। और दिल बड़ा करने के साथ साथ में दोनों को ये तय करना होगा कि हमारी राजनीतिक दशा और दिशा क्या हो। क्योंकि देखिए, एक पारिवारिक मिलन, एक पारिवारिक रिश्ते एक अलग चीज होती है और एक राजनीतिक सोच, राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक संघर्ष ये अलग चीज होती है। देखिए, मुलायम सिंह और शिवपाल यादव
एक तरह से समाजवाद के मतलब अगर हम लोहिया के उत्तरार्ध की बात करें, उस युग की बात करें जो लोहिया के बाद का युग था, और अगर खास करके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो मतलब मुलायम सिंह अगर एक आंख हुआ करते थे तो शिवपाल यादव संगठन को मजबूत करते हुए दूसरी आंख हुआ करते थे समाजवादी पार्टी। जी जी। और किस तरह से उन्होंने साइकिल पर जा करके गांव गांव घूम करके झंडे लगा करके अपने भाई की सोच को आगे बढ़ाया, तो बहुत लंबा एक संघर्ष रहा है शिवपाल यादव का। और इस संघर्ष की वजह से वो ये जानते हैं, उन्होंने खड़ा किया समाजवादी पार्टी को। अगर मुलायम सिंह उसका चेहरा थे तो उसके पीछे की पूरी मेहनत जो है वो शिवपाल यादव की थी। तो अखिलेश यादव को इन चीजों को अपने जहन में रखना होगा कि इस पार्टी को खड़ा करने में उनके जो चाचा हैं उनका योगदान क्या है और उस योगदान के बरक्स उनका सम्मान क्या है। देखिए ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मुझे लगता है कि जो दूरी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में हुई, ये नाजुक वक्त ऐसा है कि उस दूरी को मिटाने की कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि जब ये दोनों साथ होंगे तभी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने जिस सामाजिक आंदोलन, सामाजिक न्याय की परिकल्पना की थी वो और मजबूती से आगे बढ़ सकेगा। और ये अगर अलग होते तो वो आंदोलन निश्चित रूप से कमजोर पड़ेगा, सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है वो निश्चित रूप से कमजोर पड़ेगी। तो इसमें दोनों को दिल बड़ा करना होगा, दोनों को अपनी राजनीतिक जो प्राथमिकताएं हैं वो तय करनी पड़ेगी और ये देखना होगा कि क्या उद्देश्य समान है। अगर उद्देश्य समान है तो मन में कोई मतलब किसी प्रकार का मतभेद है, कोई क्रोध है, कोई फौरी तौर पे जो एक होता है कि कभी कभी कई लोग कई तरह के बातें करते हैं, तो उनको भुला करके ये आगे बढ़ने का समय है। लेकिन इसका ये तय सिर्फ यही दो लोग मिलकर के कर सकते हैं और इसमें मुझे लगता है कि इन्हीं दोनों लोगों को मिलकर तय करना होगा। इसमें किसी तीसरे का हस्तक्षेप या किसी तीसरे की सलाह ये बहुत उचित नहीं है। इस नाजुक वक्त में आगे के लिए ये दोनों ही मिलकर के एक अपने रिश्तों की जो एक राह है, जो जिसको सामाजिक रिश्ता कहते हैं, जिसको राजनीतिक रिश्ता कहते हैं, क्योंकि उसका ही प्रभाव सीधे जनता पे पड़ता है। पारिवारिक रिश्ता तो देखिए हमेशा रहता है और जैसे आज एक बार आप फिर देख रहे हैं कि परिवार एक हुआ है दुख की इस घड़ी में, तो पारिवारिक रिश्ते कहीं नहीं जाते हैं। लेकिन चूंकि मुलायम घर के बड़े थे तो वो सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते थे। अब ये जिम्मेदारी उनके बाद की पीढ़ी की है, शिवपाल यादव के भी ऊपर में है और अखिलेश यादव के भी ऊपर है। वो कैसे परिवार को साथ रखते हैं, परिवार को एकजुट रखते हैं और जिस राजनीतिक सामाजिक आंदोलन और न्याय के लिए इनके परिवार ने लड़ाई लड़ी, उस एकजुटता को कायम रख करके उस लड़ाई को वो कैसे आगे ले जाते हैं। ये आपके पहले प्रश्न के बारे में था। दूसरा प्रश्न जो आपने कहा कि 1992 के बाद एक नया तरह का नैरेटिव मुलायम सिंह ने गढ़ा और 1992 में जो अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने के कारण उन पर बहुत सारे कटाक्ष किए गए, बहुत सारे आरोप लगे और बहुत उन्हें राजनीतिक प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ा। तो देखिए मैं ये कहूंगा कि उस समय मुलायम सिंह के लिए बहुत बड़ी विकट स्थिति थी और उस विकट स्थिति में एक फैसला लेना मुझे अच्छी तरह याद है कि मुलायम सिंह ने कहा कि मैंने ये जो कुछ भी किया है जी, ये संविधान की रक्षा करने के लिए मैंने किया है, कि मैं संविधान की शपथ लेकर किया और बतौर मुख्यमंत्री मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं जो शपथ लेके आया हूं मैं उस पर कायम रहूं और मैं उस संविधान की रक्षा करूं। देखिए उनके उस फैसले पर बहुत सारे आलोचक हो सकते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के पद पर जिस संविधान की शपथ लेकर के वो मुख्यमंत्री बने, उस संविधान और कानून के प्रावधानों की रक्षा करना और दूसरी तरफ एक ऐसा आदेश जिससे बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है, ये दोनों फैसले बड़े कठिन थे जी। और आप कल्याण सिंह का भी उदाहरण देख लीजिए कि कल्याण सिंह भी संविधान की शपथ लेकर के गए थे, लेकिन वो
उस शपथ की रक्षा नहीं कर पाया और उन्होंने इस्तीफा दिया। मैं उसके उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं दो मुख्यमंत्रियों की दो विकट परिस्थितियों की तुलना कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री एक मुलायम मुख्यमंत्री थे और उन्होंने बहुत ठोस फैसला लिया, एक जिसको कहते हैं कि उसमें बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, बड़ा साहस होना चाहिए, बड़ा संकल्प होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तब आप उस तरह का फैसला ले सकते हैं। ये सामान्य फैसला नहीं था। हो सकता है कि उनकी राजनीतिक जो एक करियर था वो खत्म हो जाता उतने बड़े फैसले के बाद। बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत की और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं संविधान की रक्षा करने के लिए मैं ये फैसला ले रहा हूं। तो आप देखिए कि मतलब उस फैसले के पीछे जो है वो जो एक कहा जाता है ना कि इसका नाम मुलायम, मतलब नाम मुलायम है और इरादे जो है वो फौलादी हैं। तो बड़े फौलादी इरादों वाले व्यक्ति थे मुलायम सिंह, और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी एक ठोस फैसला लेने में वो पीछे नहीं हटते थे। और मैं इसको जब संविधान, कानून और जो एक एग्जीक्यूटिव का जो एक फैसला होता है, जब उस दृष्टि से देखता हूं तो कहीं न कहीं मुझे ये बात समझ में आती है कि आखिर मुलायम सिंह यादव ने इस तरह का फैसला क्यों लिया, बिल्कुल इमोशंस और इन सब से अलग हट करके। जब ये इस फैसले की इतिहास में जब कभी विवेचना होगी तो मुझे लगता है कि लोग इस बात को समझेंगे कि एक मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह यादव को ऐसा कठिन फैसला क्यों लेना पड़ा। बिल्कुल। अभी आप दक्षिण में हैं एक लंबे समय से, और वहाँ पर हो रहे राजनीतिक बदलावों पर आपकी नज़र है। मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दक्षिण में एक यात्रा चल रही है और मैं उसको मुलायम सिंह यादव की यात्रा से कनेक्ट इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि कांग्रेस के साथ भी मुलायम सिंह यादव का और फिर उनके बेटे अखिलेश यादव का एक ताल्लुक रहा है। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने जो रिश्ता बनाया कांग्रेस के साथ, उसकी परिभाषा एक अलग है। अखिलेश यादव ने जो रिश्ता बनाया, भले ही थोड़े समय के लिए हो, लेकिन उसकी परिभाषा भी अलग है और उसको लोग आलोचनात्मक लिहाज से भी देखते हैं। तो मैं इन दो लोगों की यात्राओं की अब बात करना चाह रहा हूं। एक तो यात्रा राहुल गांधी ने जो कर रहे हैं, अब वो आंध्र प्रदेश, जहां इस वक्त आप हैं, तेलंगाना, उस वहां पर एंटर करने वाली है। कर्नाटक खत्म हो गया है और एक तरफ ये जो एक यात्रा खत्म हुई और अखिलेश यादव के सामने एक नई यात्रा अब शुरू हो रही है पिता के बाद। मैं इसको समझना चाहता हूं एक आपके नजरिए से है कि किस तरह से आप देख रहे हैं इन दो युवराजों को, और एक लड़ाई जो सोनिया गांधी और मुलायम सिंह यादव के बीच जो एक था कि भाई सोनिया गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो राहुल गांधी को नहीं बना पाई प्रधानमंत्री। कल किसी एक सीनियर जर्नलिस्ट ने ये बात कही और मुलायम सिंह ने वो फैसला ले लिया 2012 में। ये 3-4 चीजें हैं जो एक दूसरे से गुथी हुई हैं। इन सब पे मैं आप अगर कहना चाहें, समझाना चाहें तो। देखिए, जहां तक यात्रा का सवाल है, राहुल गांधी एक नैरेटिव लेकर के यात्रा कर रहे हैं और उस नैरेटिव को कामयाबी मिलती दिख भी रही है। बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि लोगों ने महसूस किया है, भारत की आम जनता ने, कि समाज में नफरत, हिंसा, एक दूसरे के प्रति द्वेष, ये हमारे समाज के लिए बहुत स्वस्थ नहीं है और ना ही ये राष्ट्र की प्रगति के लिए बहुत अच्छी बात है। इसको कोई भी सामान्य व्यक्ति इसको मानेगा। लेकिन अगर राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह का एक वातावरण तैयार होता है तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, ये समाज की ही जिम्मेदारी है कि वो ये ध्यान रखे कि इसका नफा नुकसान क्या है जी। और एक जो नैरेटिव सेट हुआ जिसमें एक समुदाय विशेष को कई बातों के लिए दोषी ठहराया गया, आज कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि शायद ये नैरेटिव देश के लिए अच्छा नहीं है और इसीलिए राहुल गांधी की जो यात्रा है उसको जनता का समर्थन मिल रहा है। ये तो पहली बात। दूसरी बात, जिस बात पे आपने कहा कि कांग्रेस के साथ मुलायम सिंह ने भी रिश्ता रखा और कांग्रेस के साथ में अखिलेश यादव ने भी रिश्ता रखा, इस दोनों की तुलना आप किस तरह करते हैं? देखिए, मुलायम सिंह यादव ने जब आवश्यकता हुई कांग्रेस को समर्थन दिया और जब आवश्यकता हुई उन्होंने कांग्रेस से समर्थन लिया और इसको उन्होंने बहुत ही बड़े राजनीतिक कौशल के साथ किया।
उत्तर प्रदेश में जब आवश्यकता हुई तो राजीव गांधी ने उन्हें समर्थन दिया और उस समर्थन को लेकर के मुलायम मुख्यमंत्री बने रहे। और एवज में उन्होंने ये किया कि लंबे समय तक उन्होंने अमेठी, रायबरेली, इन जगहों पे समाजवादी प्रत्याशी नहीं खड़े किए। लेकिन उन्होंने कहीं भी समाजवादी पार्टी का जो बढ़ता हुआ जनाधार था उससे उन्होंने समझौता नहीं किया, बल्कि उन्होंने जिसके साथ समझौता किया उसके जनाधार को कम कर दिया, उसकी राजनीतिक मजबूरी को बहुत ही शाइस्तगी से अपने राजनीतिक लाभ में जो है राजनीतिक बाली की तरह, जैसे बाली अगर किसी से लड़ता था तो उसकी ताकत। हाँ जी जी, जी तो उन्होंने जो है समर्थन लेकर के अपनी ताकत को आगे बढ़ाया, मजबूत किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उनका राजनीतिक कौशल था, जहां विरोधी ये बात भांप भी नहीं पाया कि ये मेरे साथ हो रहा है। दूसरी बात, उन्होंने राजनीतिक रिश्तों को बहुत ओपन रखा। उन्होंने ये देखा कि आज की तारीख में मेरी राजनीतिक प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, उसके हिसाब से उन्होंने राजनीतिक प्राथमिकताओं और विकल्पों को खुला रखा और जल्दी जल्दी फैसले नहीं किए। मैं आपको जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि कांग्रेस और डीएमके का रिश्ता तमाम सारे ऊंच नीच के बावजूद तमिलनाडु में लंबे समय से चल रहा है और इसका जो राजनीतिक लाभ है वो दोनों पार्टियों को मिलता है। कभी अन्ना डीएमके को मिला तो भी ये कांग्रेस और डीएमके अलग नहीं हुए। मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि जब दो लड़कों की जोड़ी बनी उत्तर प्रदेश में और वो जोड़ी चुनाव में तुरंत टूट गई, तो ये जो दो लड़कों में जोड़ी बनी थी उन दोनों लड़कों को बैठ करके ये तो सोचना चाहिए था कि आखिर इसका राजनीतिक नफा नुकसान क्या हुआ और भविष्य में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। तो देखिए, जब आप स्वयं ये फैसला लेते हैं कि हमें साथ आना है और फिर तुरंत आप अलग हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं राजनीतिक अवसरवाद के लिए साथ आना। बिल्कुल सही। ये विचार के लिए आप साथ नहीं आ रहे, आप किसी लड़ाई के लिए साथ नहीं आ रहे, आप सत्ता प्राप्त करने के लिए साथ आ रहे, तो इसका मैसेज कभी सही नहीं जाता है। तो ये दोनों लोगों को, दोनों लड़कों को जिनके पास में अभी राजनीति की एक बहुत लंबी उम्र पड़ी है, उनको मिल बैठ करके तय करना चाहिए था कि अगर हम साथ आए हैं तो क्यों आ रहे हैं, और अगर साथ आ गए हैं तो क्या तुरंत अलग होने की जरूरत है, या इस रिश्ते को हम आगे लेकर के जा सकते। फिर इसी तरह से आप देखिए, जब बसपा के साथ में, खैर वो एक अलग चीज थी, वो एक तरफा मायावती ने रिश्ता तोड़ा, लेकिन वहां पर भी यही बात थी कि साथ आए, चुनाव के बाद फिर अलग हो गए। तो ये आपका साथ आना, इसमें जनता को विश्वसनीयता कहां से मिलेगी? बिल्कुल, कि आप क्यों साथ आ रहे हैं। इसीलिए जो कहा गया, इसीलिए भाजपा ने कहा कि ये सिंपल मैथमेटिक्स का सवाल नहीं है कि इतने प्रतिशत बसपा के वोट और इतने प्रतिशत सपा के वोट इज इक्वल टू जो है भाजपा के वोट से ज्यादा। उन्होंने कहा कि ये केवल गणित का विषय नहीं है, ये रसायन शास्त्र का भी विषय है। और रसायन शास्त्र में केमिकल को मिलने के लिए प्रयोग को आपको कई चरणों और लंबे समय तक करना होता है। तो इसलिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसमें जो अवयव डालते हैं वो अवयव आपको निश्चित परिणाम नहीं देते हैं, तो फिर आप दूसरी चीजें डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये प्रयोग करते करते तब फिर आप जाकर के जो है वो रसायन बनाते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है। तो राजनीति में भी मुझे लगता है कि जो ये एक सिर्फ टिप्पणी है, लेकिन जो आपने चूंकि प्रश्न पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये दो लड़के साथ आए जो लंबे समय तक साथ चल सकते थे, वो आखिर साथ आए क्यों और जुदा हुए तो क्यों? जबकि मोटे तौर पे दोनों ये अनुत्तरित है, लगभग एक जैसी, ये अनुत्तरित है, अभी भी प्रश्न है। और ये जनता के लिए भी अनुत्तरित है और मुझे लगता है कि दोनों राजनेताओं के लिए भी अनुत्तरित है। उन्हें ये सोचना होगा कि अब जब अगर कभी भविष्य में वो दोबारा साथ आएंगे तो जनता उन पर कैसे भरोसा करेगी। बिल्कुल सही बात। तो राजनीतिक मेल मिला और राजनीतिक रूप से अलग होना, ये बहुत मुझे लगता है कि
अपरिपक्व सोच समझ के फैसला होना था। चाहिए, सोच समझ करके होना चाहिए। और खास करके जब युवा नेता साथ आते हैं तो उन्हें तो इस पर और गंभीरता से विचार करना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, अभी मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ये बिल्कुल सही बात आपने कही और ये बहुत ज़रूरी प्रश्न भी है। नेताजी मुलायम सिंह यादव से इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं और सीखनी चाहिए भी राजनीतिक दलों को, वो चाहे दल कोई भी हो। ये जिस पॉलिटिकल केमिस्ट्री की बात की जो आजकल ज़रूरी हो गई है, जिसके जिसके रसायन विज्ञान को समझना वो बहुत ज़रूरी हो गया है, और वो अगर समझ जाता, वो शायद नेताजी वो चीज़ समझते थे, वो प्रयोग करते रहे और ये प्रयोग सफल भी हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन आते हैं।